नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से हम सीरीज रोक दिए थे, कुछ कारण प्रॉब्लम हो गया था, है ना। लेकिन अब शुरू कर रहे हैं फिर से सीजीएल के, सेंट्रल लेवल के सीजीएल का। जो सीएल होता है, सीजीएल होता है सेंट्रल लेवल का, उसका सेट प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस। और उसमें लगातार 1 to मतलब कि ऑल, मतलब कि शुरू से लेकर के सब करेंगे सीजीएल का सेट प्रैक्टिस। उसमें सिर्फ रहेगा एसएससी के जो पूछता है जीके का क्वेश्चन, है ना। 1 से लेकर के 25 तक, मतलब जितने भी सवाल रहते हैं 1 से 25 तक सारे सवाल रहेंगे और सबका पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन रहेगा। और जहां जहां पे लगेगा तो इसको ट्रिक की जरूरत है, जहां जहां पे लगेगा ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत है तो वो सब करेंगे। आप देखिए, मजा कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत देर शुरू हो चुका था, बहुत दिन से छुट्टी पे गए हुए थे, नहीं कर रहे थे डिस्कशन इसका, है ना। अब जब शुरू करेंगे इसको तो पूरा का पूरा करके छोड़ेंगे, जितना भी इसमें पूछा हुआ सवाल है ये सब करके छोड़ेंगे, है ना। 2025 के रहेगा। जो सीजीएल का एग्जाम लिया था सितंबर में शुरू हुआ था, है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर चला था, वही वाला सेट करना है, ठीक ना। चलिए, तो आइए शुरू किया जाए। जी हाँ, ये सितंबर, ये सेट कब का है? ये सेट है 12 सितंबर 2025 को जो हुआ था वो है। शिफ्ट फर्स्ट का ये रहेगा, है ना। शिफ्ट फर्स्ट का रहेगा 12 सितंबर 2025 का जो क्वेश्चन पूछा था सीजीएल उसका। चलिए ये देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय शैल उत्कीर्ण स्मारकों में कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को उनकी विशिष्ट पहचान देती है? हाँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है एलिफेंटा गुफा से, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि एलिफेंटा गुफा में क्या क्या मतलब वहां पे है। तो एलिफेंटा गुफा में देखिए, पहला इसका जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, उसकी प्रमुखता रूप से वैष्णव अवतार को दर्शाती है। नहीं नहीं, ये गलत क्वेश्चन है, आंसर गलत है, ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। वैष्णव का इससे कोई लेन देन नहीं है, वैष्णव का अवतार नहीं है। एलिफेंटा के गुफा में शिव का वर्णन किया गया है, शैव मूर्ति को तक रखा गया है ना। और शिव का मूर्ति कैसा किया गया है तो देखो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, गहराई और कंट्रास्ट का उपयोग करने वाली मजबूत शैव मूर्तियां, है ना। हाँ, ये सही है, शिव के मूर्ति का उसमें वर्णन किया गया था। और उसमें याद रखेंगे शिव के 3 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया था। एक शिव का आता है त्रिमूर्ति, एक आता है शिव का कौन? त्रिमूर्ति। और त्रिमूर्ति में कौन कौन रहता है? तो त्रिमूर्ति में एक होता है सृजन, एक होता है संरक्षण और एक होता है संहार। मतलब कि भगवान शिव को दिखा गया है 3 रूपों में कि सृष्टि का सृजन करता है, उसके संरक्षण करने वाले हैं और उसके संहार भी करने वाले हैं। तो ये तीनों दर्शाया गया, जिसको बोला गया है त्रिमूर्ति। इसके अलावे इसी एलिफेंटा की गुफा में एक और मूर्ति दर्शाया गया जिसको बोला गया नटराज की मूर्ति। आप बहुत चर्चा में सुने होंगे, नटराज की प्रतिमा भी इसी में है। और इसी एलिफेंटा की गुफा में एक आपको दिखेगा अर्धनारीश्वर का रूप, शिव भगवान के अर्धनारीश्वर का रूप, जिसमें शिव और पार्वती के आधा आधा अंग का प्रदर्शन किया गया है ना। और उसको इसको उकेरा गया है, उत्कीर्ण किया गया है शैल चित्र पर। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज मिलता है, इसमें क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा रावण जो कैलाश पर्वत को उठा लिया था ना, रावण जो कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उसका भी इसमें चित्र दर्शाया गया है। तो ये सब का वर्णन मिलता है इसमें, है ना। अगर बात करते हैं एलिफेंटा गुफा के बारे में हम, तो एलिफेंटा गुफा जो, अच्छा इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ, ये सुंग युग की मोनोलिथिक नक्काशी है। नहीं, ये सुंग युग का नहीं है ना, ये सुंग युग का नहीं है। सुंग युग के बदले इसमें याद रखेंगे, ये शुरू किया गया था लगभग दूसरा से सॉरी 5वां से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच। और इसका इसमें आता है नाम कलचुरी वंश के। कलचुरी वंश का एक शासक था कृष्णराज जो कलचुरी वंश का शासक था, वही इसको शुरू मतलब कि बनवाया था, है ना, एलिफेंटा गुफा को। अगर सवाल रहेगा कि कलचुरी वंश एलिफेंटा गुफा कहाँ है, ये तो महाराष्ट्र के मुंबई में है ना, याद रखेंगे। और इसको 1987 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे एलिफेंटा गुफा के बारे में, है ना। हालांकि एक और बहुत सा फेमस गुफा है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन वो मुंबई में नहीं है, वो है औरंगाबाद में। ध्यान रखेंगे, अजंता की गुफा है कहाँ पे? मुंबई के औरंगाबाद में। और अजंता गुफा में किसका वर्णन मिलता है? तो वहां पे मिलेगा आपको बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब कि बुद्ध भगवान की विशेषता मिलता है। बुद्ध भगवान के शैल कृति को उकेरा गया है, उसके दीवारों पर इसको बोलता है भित्ति चित्र। तो याद रखेंगे, अगर बौद्ध धर्म के भित्ति चित्र रहेगा तो हो जाएगा अजंता, और अगर रहेगा शैव धर्म के शिलाकृतियां और गहरी आकृति
तो वो हो जाएगा एलोरा के गुफा में। और ध्यान रखेंगे अभी जो बात जो क्वेश्चन दिया हुआ था एलोरा वाला, उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है 1987 में, जबकि अजंता को शामिल किया गया है यूनेस्को में 1983 में, 1983 में शामिल किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, कहीं कहीं पे दिखेगा एक और गुफा आपको, बाघ की गुफा, है ना। तो बाघ की गुफा जो होता है वो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है धार। मध्य प्रदेश के धार में अजंता बाघ की गुफा है, और बाघ की गुफा भी फेमस है बौद्ध धर्म के लिए ही। तो ये तीनों गुफा के बारे में याद रखेंगे, एलोरा, अजंता और बाघ की गुफा। तो इस तरह से यहाँ से सवाल पूछा हुआ था बाघ गुफा एलोरा गुफा से। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, एक सेकेंड, कौन कौन लोग लगा दिए है भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हो जाएगा आपको, हाँ, कि बस्तर के गुंजा महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो पढ़िए बस्तर के गुंजा महोत्सव के बारे में। ऑप्शन कथन नंबर फर्स्ट में है कि बांस से बनी तुर्की में गुंजा फल का उपयोग प्रक्षेप्य के रूप में किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। बस्तर छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मनाया जाता है ये त्योहार, जिसको बोलते हैं गुंजा महोत्सव। गुंजा महोत्सव में क्या होता है, बांस का जैसे बनाते हैं ना, बांस का एक लंबा सा होता है पिचकारी टाइप के, उससे जो है गुंजा फल को गुंजा फल से सम्मानित किया जाता है। किसको, रथ यात्रा को, और इसे निकाला जाता है रथ यात्रा। तो ध्यान रखेंगे जो गुंजा महोत्सव होता है उसे निकाला जाता है भगवान विष्णु का, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा, उसी का प्रदर्शन किया जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे पहला का सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अनुष्ठानिक रथ परंपरा चालुक्य शासकों से जुड़ी है। ये भी सही है, क्योंकि गुंजा महोत्सव जो शुरू किया गया है वो चालुक्य शासकों द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें अनुष्ठानिक रथ परंपरा भी चलता है। मतलब कि जिस प्रकार से आपको उड़ीसा में मिलता हो देखने को मिलेगा उड़ीसा का रथ यात्रा, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी होता है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा उसी तरह का प्रकार से चल रहा है। ऑप्शन 3 में जो दिया हुआ है त्योहार की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी से द्वितीया तक चलती है, नहीं, ये गलत बात है। इसके रथ यात्रा का कोई फिक्स डेट नहीं है। हालांकि आषाढ़ माह में होता है जनरली, लेकिन इसके रथ यात्रा का कोई फिक्स डेट नहीं है कि हाँ इस दिन ही होगा, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा कौन, केवल 1 और 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कर्नाटक संगीत में 5 तालों वाले लघु को जात कहा जाता है। मतलब ये कि कर्नाटक संगीत में जो संगीत को बांटा गया है लघु में, उसको क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें जितना ऑप्शन है हम सबके बारे में देते हैं, है ना। जो 3 लघु होता है, हालांकि ये कर्नाटक संगीत की विशेषता है। ये जो 3 लघु होता है उसको बोला जाता है तिस्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, जो 3 लघु है उसको 3 ताल को बोला जाता है क्या, तिस्र। जो 4 ताल है उसको बोलते हैं चतुस्र, और जो 5 ताल है उसको बोलते हैं खंड। तो इसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 ताल वाले लघु को क्या कहते हैं। तो 5 ताल वाले को कहेंगे क्या, खंड। और 6 नहीं फिर 7 ताल होता है, 7 ताल को बोलते हैं मिश्र, है ना। तो 3 को हो गया तिस्र, 4 ताल को चतुस्र, 5 ताल को खंड, 7 ताल को कहते हैं मिश्र, और एक होता है 9 ताल। 9 ताल को बोलते हैं संकीर्ण। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है अभी 5वां पूछ दिया, हो सकता है आगे कुछ और का पूछ दे, तीसरा पूछ दे, नवा पूछ दे, है ना। तो इस तरह से रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जूडो के बारे में कौन सा कथन सटीक है। मतलब कि जूडो की विशेषता बताना है, जूडो के बारे में क्या सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है जिगोरो कानो ने 1882 ईस्वी में जापान में जूडो की स्थापना किया था। बिल्कुल करेक्ट बात है। जूडो की स्थापना एक परंपरागत के रूप में हुआ था, कहां पे शुरू, जापान में इसको शुरुआत किया था जिगोरो कानो। ये सही बात है ना। और दूसरा ऑप्शन में है भारत ने 1965 में अपना पहला राष्ट्रीय जूडो कार्यक्रम आयोजित किया था। ये गलत बात है। तो इसका आंसर एक ही होगा कि जूडो के बारे में सत्य कौन है, तो जिगोरो कानो 1882 में जापान में जूडो की स्थापना किया था। ये सही है, बाकी सब गलत है। कैसे गलत है तो सुनिए। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ 65 में भारत राष्ट्रीय जूडो कार्यक्रम हुआ था, गलत बात है। देखो बताते इसके बारे में। जूडो को शुरू हुआ कहां पे, 1882 में जापान में जिगोरो कानो शुरू किया है। जूडो जो ये था परंपरागत खेल था, है ना, उसको लाया गया ओलंपिक में। कब, याद रखेंगे, ओलंपिक में जूडो को लॉन्च किया गया 1964 ईस्वी में।
1964 में जूडो को लॉन्च किया गया, कहाँ पे? ओलंपिक में, मतलब ओलंपिक में शामिल किया गया पहली बार। और 1964 में जब ओलंपिक में आ गया तो फेमस हो गया, तब भारत में इसको लाया गया और भारत में राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप कराया गया 1965 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, भारत 64 में जूडो को शामिल किया गया था ओलंपिक में, और 1965 में भारत में शुरू किया गया राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता, है ना। तो ये इस तरह से कुछ इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में है कि 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 किस स्थान और तारीख को आयोजित होने वाली है ना। तो राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो होगा वो 12 जनवरी 2025 को मेरठ में हो चुका, अब तो हो चुका है ना। 12 जनवरी 2025 को मेरठ में हुआ। हालांकि ये तो करंट अफेयर याद करने की जरूरत है नहीं, है ना। करंट के लिए अलग से हम सीरीज चलाएंगे, उसमें आप देखिएगा, करंट के बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा उसमें से। जितना भी पीडी का क्वेश्चन है, क्रॉनिकल का क्वेश्चन है, मतलब कि जितना भी बढ़िया बढ़िया आपको आता है, आपको मासिक पत्रिका, उस सब से हम पूरा का पूरा ए टू जेड करवा देंगे, खास करके ये करंट अफेयर्स। तो उसको देखिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2024 भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि का मूल जोर क्या है। हाँ, 24 में भारत और यूएई के बीच संधि हुआ था, और इसमें किस बात पर जोर दिया गया था? तो इसमें जोर दिया गया था स्थापना के बाद सुरक्षा, समान व्यवहार को मजबूत करना। हाँ, कि जब हम किसी साझेदार को करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसकी गारंटी क्या है, उसकी सुरक्षा क्या है। तो सबसे पहला बात किया गया था भारत और यूएई के बारे में कि स्थापना का क्या करना है, सुरक्षा करना है, और समान व्यवहार को मजबूत देना है। मतलब कि जिस तरह का व्यवहार किसी और देश में है, वही व्यवहार अदर देश में भी होना चाहिए। तो ये मोदी जी के विजन का एक रहा है, पहल बार चर्चा करते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल में विशिष्ट रूप से, हाँ, को संतोष ट्रॉफी 22-23 में कहाँ हुआ था, है ना। तो संतोष ट्रॉफी जो हुआ था वो हुआ था रियाद, सऊदी अरब के रियाद शहर में हुआ था संतोष ट्रॉफी 22-23 का फाइनल, है ना। और ध्यान रखेंगे संतोष ट्रॉफी, हालांकि तो करंट अफेयर है, ये जीता था कर्नाटक मेघालय को हरा के। कर्नाटक जीता था किसको? मेघालय को हरा के। याद रखेंगे संतोष ट्रॉफी का नाम जो है ना एडमंड सर चौधरी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा करंट अफेयर है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अच्छा, कविता अय्यर का एक बुक का नाम दिया, बड़ा फेमस इसका बुक हुआ था, जब ये लॉन्च हुआ था तो बहुत फेमस हुआ था इसका बुक, है ना। देखिए, कविता अय्यर की एक बुक है लैंडस्केप्स ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्राउट। हाँ, है ना, लैंडस्केप्स ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्राउट। बोला गया है कि इस स्टोरी, इस कहानी, एक कविता में किसका वर्णन किया गया है, यही ना क्वेश्चन। हाँ, इसका थीम क्या पूछ रहा है, इसका थीम का सबसे अच्छा वर्णन कौन है। तो ये बुक जो है कविता अय्यर का, इसमें चर्चा किया गया था कि भारतीय समाज में, भारतीय किसान हो गया, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र हो गया, उसमें ड्राउट का, सूखा का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि सूखे के प्रभाव का वर्णन किया गया था इसमें सामाजिक जीवन में, गांव में या किसानों पर या पर्यावरण पर सूखा का प्रभाव का वर्णन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए वही लिखा हुआ है, सूखे के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का चित्रण करता है किसमें, इसी बुक में, लैंडस्केप्स ऑफ लॉस में। तो ध्यान रखेंगे ये सब बातें, है ना। आज के देखिए पहले के सवाल, आज से अगर 5 साल 6 साल पहले जाएंगे आप, एसएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सवाल पूछा था, खाली बुक का नाम लिख दिया और पूछा था कि इस बुक का राइटर कौन है ना। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, अब राइटर नहीं पूछता है, अब पूछता है बुक का नाम, अब पूछ देगा लॉन्च किसने किया है, लॉन्च कहाँ पे किया गया था, या तो पूछ देगा इस बुक में किसके बारे में चर्चा किया गया, या बुक किसके बारे में है। तो सवाल का पैटर्न अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 8। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। 9 में है हिम नदी, है ना। 9 में है क्या, हिम नदी स्थलाकृतियों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमनद से 2 प्रकार का स्थलाकृति बनता है, एक बनता है अपर्तनात्मक और एक बनता है निक्षेपात्मक।
एक बनता है अपरदनात्मक और एक बनता है निक्षेपात्मक, है ना। अपरदनात्मक जो स्थलाकृति बनता है उसमें से सबसे जो प्रमुख है उसका एक का अगर हम नाम बोले तो उसका एक का जो नाम है वो है आपको सर्ग। उसका नाम हो जाएगा क्या, सर्ग, है ना। ये कैसे कैसे अगर थोड़ा सा हम इसको बताएंगे तो बड़ा मजा आएगा समझ के, क्योंकि इससे ना सवाल बार बार पूछते रहता है और बनते रहता है। सर्ग क्या है, तो देखो हिमनदी जहाँ पे हिमालय सॉरी जहाँ पे हिम जमा हुआ, बहुत बड़े बड़े पर्वत जमे हुए हिम का, बर्फ का, उससे जो नदियां निकलती है उसको बोलते हैं हिमनद। तो उसमें किस किस तरह की आकृति बनती है, उसका नाम क्या क्या होता है, उसको हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर आप इसे मान लो कि ये पूरा उजला का उजला जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है वो दिख रहा है आपको ये कि पूरा पूरा बर्फ का पहाड़ है, बर्फ है ना। तो इससे कहीं कहीं पे जो है इस तरह की आकृति बनेगा। इस तरह की जब आकृति बनती है कुछ इस तरह की, मतलब कि कोई ऊपर से जो है यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है, बर्फ पिघल के यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। अगर ऐसा पानी गिर रहा है तो इस वाले भाग को बोलते हैं सर्ग। इस वाले भाग को बोलेंगे क्या, सर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब ऊपर से कोई एकाएक नीचे ढालम पानी गिरता है तो उसको बोलते हैं सर्ग। इसी में आता है एक यू आकार के घाटी, इसी में आएगा कौन, एक यू आकार के घाटी। तो ये कैसा होगा, देखो अगर दोनों साइड से मान लीजिए कि दोनों साइड से इस तरह से बना हुआ है पर्वत, इस तरह से बना हुआ है क्या, ये बर्फ का जमा हुआ है, और ये अगर पिघल के पानी कुछ इस तरह से आ रहा है, इस तरह से जो है नीचे गिर रहा है, ऐसे करके नीचे गिर रहा है ना, इस तरह से। तो यहाँ से पानी गिरेगा नीचे और नदियां बनेगा, इसको बोलते हैं हिम नदी। तो ये जो आकृति बनता है ऐसा वाला, इसको बोलते हैं यू आकार की घाटी। इसको बोलेंगे क्या, यू आकार की घाटी। तो एक हो गया सर्ग जिसका ढलान बहुत तीव्र होगा, और एक होगा यू आकार की घाटी जो पानी नीचे गिरेगा और यू आकार की घाटी बनेगा। ध्यान रखेंगे सर्ग से थोड़ा सा गहरा और थोड़ा चौड़ा होगा तब बनेगा यू आकार के घाटी, तब बनेगा क्या, यू आकार के घाटी। एक और बड़ा क्वेश्चन है, एक है लटकती घाटी। ये क्या होता है, सवाल में क्वेश्चन यही था कि लटकती घाटी है क्या है। देखो लटकती घाटी कैसे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से बनता है लटकती हुई घाटी। देखेंगे जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका, यहां से आते हैं, ये एक ना आ रही है हिम नदी, ये एक आ रहा है क्या, नदी इस तरह से बहते हुए, इस तरह से हिम नदी यहाँ पे बह रहा है, ऊपर से नीचे की ओर ये बह रहा है। और यहाँ पे एक कोई और हिम नदी आके इसे मिल गया जिसको बोलते हैं आप छोटी या सहायक हिम नदी। तो जब कोई मुख्य हिम नदी में एक सहायक हिम नदी, जब कोई एक मुख्य हिम नदी में सहायक हिम नदी आके मिलता है और कहीं पर जाके रुक जाता है, तब इसे जो रचना बनता है इसको बोलते हैं लटकती घाटी। इसको बोलते हैं क्या, लटकती हुई घाटी। और ध्यान रखेंगे जब दो गो सर्ग बनता है तो उसके बीच के जो कटक होता है उसको बोलते हैं श्रृंग। उसको बोलेंगे क्या, श्रृंग। इस तरह से कुछ बात हो गया कौन, अपरतनात्मक का एग्जाम्पल। कुछ होता है निक्षेपात्मक हिम नदी के बारे में, जिसे निक्षेप करता है तब बनाता है स्ट्रक्चर, जिसमें से एक सबसे पहले आएगा आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको मोरेन, है ना। सबसे पहले मिलेगा कौन, मोरेन। मोरेन क्या होता है, देखिए हिम नदी जब चलता है पानी का धारा लेके आगे बढ़ता है तो वो कुछ ना कुछ मिट्टी हो गया, बालू हो गया, गाद हो गया, उसको लेके जाके कहीं ना कहीं में जमा करता है। तो जब हिम नदी के द्वारा मिट्टी, गाद, बालू सब कहीं पे जमा हो जाता है तो जमा हुए भाग को बोलते हैं मोरेन। उसको बोलेंगे क्या, मोरेन। यहीं पे एक सवाल रहेगा आपको, ड्रमलिंग। हिम नदी के द्वारा मिट्टी, बालू, जो भी बेकार पदार्थ है उसको कहीं पे जाके उल्टे नाव के आकार का कहीं पे जमा हो गया, उल्टे नाव के रूप में कहीं पे जमा हो गया, तब उस आकार को बोलते हैं ड्रमलिंग, है ना। तो एक हो गया मोरेन जो किसी भी प्रकार से कद को जमा कर देगा, और एक हो गया ड्रमलिंग जो उल्टे नाव के आकार के रूप में जमा कर देगा गाद को, मिट्टी, बालू, कंकड़ को, है ना। और एक सवाल यहाँ पे और है एस्कर। एक सवाल क्या जाएगा, एस्कर। हिम नदी जब बढ़ता है तो ऊपर में पानी चलेगा और नीचे नीचे में बालू, कंकड़, मिट्टी, उसका गाद धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऊपर ऊपर में चल रहा है पानी और नीचे नीचे में चल रहा है क्या, मिट्टी, कंकड़, बालू, उसको बोलते हैं एस्कर। उसको बोलेंगे क्या, जो नीचे में बह रहा है ना गाद, उसको बोलेंगे एस्कर। तो ध्यान रखेंगे निक्षेपात्मक हिम नदी में भी तीन नाम आता है, एक बोले हैं मोरेन, एक बोले हैं ड्रमलिन,
और एक बोले हैं एस्कर। ये तीनों को याद रखेंगे। और ऊपर में 3 बोले हैं, एक बोले हैं सर्ग, एक बोलते हैं यू आकार की घाटी, एक बोले हैं लटकती घाटी। ये 3 छो का याद रखिएगा, बड़ा मजेदार। इसे खाली सवाल जल्दी नहीं पूछता है ना, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन इसका पूछा हुआ था, है ना। बार लॉक करना पड़ जाता है इसका, कोई बात नहीं। हाँ, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ ठीक है, आगे। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन था कि हिमनदीय स्थलाकृतियों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो, कथन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, लटकती घाटियां अक्सर मुख्य घाटियों से अधिक ऊंचाई वाले स्तरों पर मिलती है। हाँ, सही बात है। लटकती घाटी में बोल रहे थे, एक मुख्य घाटी आ रहा है और लटकती घाटी आ रहा है। तो ये जो रहेगा थोड़ा सा दूर से आता है, ऊंचाई पर जाता है। ये बात करेक्ट है, ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि लटकती घाटियों के स्पर तीखे कटे हुए त्रिकोण पहलुओं के रूप में दिखाई देता है। सही बात है। यहाँ पे तीखा लान होता है ना, तो त्रिकोण के रूप में दिखाई देता है। ये भी सही, मतलब कि लटकते हुए घाटी से ही दोनों को स्टेटमेंट दिया हुआ था और दोनों सही है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इसमें दिया हुआ है इसरो के HLVM-3 रॉकेट। इसरो जो लॉन्च किया है HLVM-3 रॉकेट, उसमें बोल रहा है कि क्रू एस्केप सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है। ये तो बहुत इजी सवाल है। अगर बढ़िया से पढ़ेगा कोई स्टूडेंट तो इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें नाम ही लिखा हुआ है रॉकेट में क्रू एस्केप सिस्टम, है ना। तो क्रू एस्केप का मतलब क्या होता है? क्रू मेंबर को एस्केप करना, हटाना, बचाना, सुरक्षित निकालना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में देखिए लिखा हुआ है, लॉन्च के दौरान आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से दूर हटाना। आप देखते हैं वायुयान में, हवाई जहाज में भी क्या होता है, क्रू मेंबर को हटाने के लिए उसमें जो कुर्सी लगी होती है, चेयर उसका होता है, वो अपने आप ऊपर हट जाता है आपातकाल स्थिति में। तो वही इसमें लगाया गया है रॉकेट में भी, है ना। तो ध्यान रखेंगे। और शुरू किया है कौन? ये इसरो शुरू किया है। बढ़िया बात है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ये हो गया कौन? क्वेश्चन नंबर 10। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में है, जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें CJI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, जो 2023 में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, 24 में शुरू हुआ था, नवंबर 24 में शुरू हुआ था और मई 25 में खत्म हो गया था, है ना। 51 में थे, ये सही बात है। तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। करेक्ट बात है, सही बात है। दूसरा में है कि उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया था। ये भी करेक्ट है। तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। तीसरा गलत है, 23 में कार्यकाल शुरू नहीं हुआ था, उनका कार्यकाल शुरू हुआ 24 में, नवंबर 24 में शुरू हुआ था, मई 25 में खत्म हो गया था। तो एक और दो इसमें सही हो जाएगा। हालांकि अगर आपको इसमें थोड़ा सा करें और, तो 91 हुए थे कौन? संजीव खन्ना। और 52 में हुए थे कौन? BR गवई का नाम सुने हो तो BR गवई हुए थे कौन? 52वें CJI। और अभी अगर बात करेंगे 53वां के नंबर 3 में, तो 53वां में है सूर्यकांत साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी कुछ नाम है करके, है ना, CJI के रूप में। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कौन से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 के उद्देश्य हैं? 2000 NPP के उद्देश्य क्या है? मतलब कि 2000 में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया गया था, इसका मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कि 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। सही बात है, 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना शामिल है, ये करेक्ट है। दूसरा में है कार्यबल की संख्या को बनाए रखने के लिए प्रजनन क्षमता में वृद्धि। नहीं, ये गलत बात है। भारत में ऐसे ही इतना आदमी बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ा हुआ है, तो कार्यबल बढ़ाने के लिए जनसंख्या को बढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसे ही काम नहीं मिल रहा है लोगों को, है ना। तो ये सही नहीं है, ये करेक्ट बात नहीं है, ये उद्देश्य शामिल नहीं किया गया था, इसको हटा दीजिए, 2 नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में है शिशु मृत्यु दर को 1000 पर 30 से नीचे लाना। हाँ, शिशु मृत्यु दर था 2000 के आसपास, 2000 से पहले तक, 2000 तक 1000 में 30 मृत्यु हो रही थी। तो सरकार का उद्देश्य था कि 30 से कम करना है इसको, मतलब कि 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो 30 बच्चे मर रहे थे, डेथ हो रहा था, उसको कम करना है, 15, 10, 20 के हिसाब से करना है। ठीक है, ये तीसरा सही है। और चौथा नंबर स्टेटमेंट में है कि लड़कियों के लिए देर से विवाह को प्रोत्साहन। हाँ, इसी का चर्चा अभी किया गया था अभी के वर्षों में, 3 साल पहले, कि इसका शुरू किया गया था क्या, लड़कियों के विवाह की आयु किया गया था कम, 21 वर्ष,
है ना, लड़का लड़के के केस में किया गया था इसी के चलते। तो ये सही है, मतलब कि 1, 3 और 4 सही है, 2 सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कोशिकीय श्वसन के किस चरण में एटीपी की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है ना। हाँ, कोशिकीय श्वसन, श्वसन दो टाइप से होता है। एक होता है एरोबिक मतलब कि वायवीय श्वसन, और एक होता है एनएरोबिक मतलब कि अवायवीय श्वसन, है ना। तो ध्यान रखेंगे, अवायवीय श्वसन की चर्चा कर लेते हैं पहले। अवायवीय श्वसन जो होता है वो होता है मुख्य रूप से ईस्ट में, कवक का टाइप होता है ना ईस्ट, उसमें होता है अवायवीय श्वसन। अगर मानव में कभी कभी अवायवीय श्वसन हुआ तो इसके लिए, ठीक है, अगर मानव में कभी कभी अवायवीय श्वसन हुआ तो इसी में होता है कभी कभी लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण जो है थकावट होती है, थकावट महसूस होती है। तो हम बोलते हैं कि अधिक जो हार्डवर्क करता है, कोई रनिंग कर रहा, कोई किसान काम कर रहा, तो उसके शरीर में अवायवीय श्वसन हो जाता है, जिसके चलते शरीर में जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड, तो हम बोलते हैं कि थकान महसूस होता है। तो ये तो हो गया बात अवायवीय श्वसन के। लेकिन जनरली हमारे शरीर में, हमारे कोशिका में होता है वायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। और ये होता है 3 टर्म में, 3 स्टेप में, जिसको बोलते हैं 3 चरण। पहला चरण होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स चक्र और तीसरा होता है ईटीसी, है ना। 3 चरण बोले हैं, एक बोले हैं कौन, ग्लाइकोलिसिस, एक बोले हैं क्रेब्स चक्र और एक बोले हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। पहला टर्म की चर्चा करते हैं, पहला है कौन, ग्लाइकोलिसिस। पहला है कौन, ग्लाइकोलिसिस। ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोलिसिस श्वसन जो होता है ना, वो कोशिका, देखो श्वसन जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होता है कोशिका द्रव में ही हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, तो ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुवेट अम्ल में टूट जाता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक ग्लूकोज का कण क्या होता है, पायरुवेट अम्ल में टूट जाता है, और इसमें ध्यान रखेंगे 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज क्या हो गया, टूट गया और बनाया 2 पायरुवेट अम्ल, और कितना ऊर्जा बना, तो 2 एटीपी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चरण। दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और क्रेब्स चक्र में भी बनता है 2 एटीपी। तो ध्यान रखेंगे, क्रेब्स चक्र कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें बनेगा कितना एटीपी, 2 एटीपी। इसी प्रकार से एक होता है ईटीसी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन बोलते हैं इसको। और सबसे अधिक ऊर्जा बनता है इसी में, सबसे अधिक ऊर्जा बनेगा इसी में, है ना, सबसे अधिक ऊर्जा बनता है। तो ये कैसे होता है, इसमें जो है सबसे अधिक ऊर्जा बनता है, और इसमें लगभग बनता है 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन परिवहन चेन में। तो क्वेश्चन यही था आपका कि कोशिकीय श्वसन के किस चरण में एटीपी की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो सर्वाधिक किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में, ईटीसी जिसको बोलते हैं 36 एटीपी। बाकी ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी, और क्रेब्स चक्र में भी 2 एटीपी, है ना। किण्वन तो होता ही नहीं है, वो तो अवायवीय श्वसन में होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, जिस कालक्रम में हुआ है उस कालक्रम में क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। कैसे कैसे, देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2022 में हुआ, ये करेक्ट बात है, लेकिन इसको अरेंज करना है टाइम वाइज के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ है, सही बात है। और तीसरा है पहली केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुआ है, ये भी सही बात है तो सब सही बात है, लेकिन इसको अरेंजमेंट करना है काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ है 1956 में पारित, है ना, 1956 में पारित हुआ था। और ध्यान रखेंगे 57 में ये लागू हो गया था, अगस्त में यह पारित हुआ था और नवंबर में यह लागू हो गया था, है ना। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना था आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान, असम जैसे कुछ राज्य का निर्माण हुआ था, याद रखेंगे, है ना। तो ये कब हुआ है, ये हुआ है 56 में। और ध्यान रखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे फजल अली। तो सवाल बहुत बार पूछते रहता है कि फजल अली आयोग मतलब कब हुआ था, 1956 में। ये तो पहला हो जाएगा। दूसरा में आया था पहली केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ये हुआ है 1957 में। देखो 56 में हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आयोग की बैठक,
है ना 56 में, और जस्ट उसके एक साल बाद 57 में हुआ था पहली केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक। देखिए हुआ ये था कि 56 में, मतलब कि 47 में हम लोग आजाद हुए थे, तुरंत आजाद हुए थे, तो सब राज्य जो है अलग अलग पैमाने से अलग अलग तरीके से चलाना चाहता कि हमारा राज्य इस तरह से चलेगा, हमारा इस तरह से चलेगा। तो इसके लिए शुरू किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। जब राज्य बन गया तो भी संतुष्टि नहीं हो रहा था, कुछ मतलब कि समस्या था परिवहन को लेकर के, शासन को लेकर के, इस तरह समस्या हो रहा था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए ही बैठक किया गया 57 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का। तो ध्यान रखेंगे इस बैठक को कब 57 में। और 2022 जो लिखा हुआ ऑप्शन में कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कब हुआ था 2022 में। ये तो पूर्वी क्षेत्र जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, है ना, झारखंड हो गया, इस सबको मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बैठक किया गया था 2022 में। तो ये तो बात है। तो इसका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, पहले बी, फिर सी और फिर ए। ये था 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 में है कि अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की कानूनी प्रकृति क्या है। हाँ, 301 का जो कानूनी प्रकृति है वो क्या है। देखिए हमारे संविधान में पहले, है ना, कानून था ये कि संपत्ति जो है हमारा कानूनी अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार, संपत्ति अधिग्रहण करना, संपत्ति रखना। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या, 44वें संशोधन के तहत क्या किया, इसको हटा दिया गया, है ना, इसको रख दिया कहाँ पे 301 में। और संपत्ति जो है अब कानूनी अधिकार नहीं रह के हो गया क्या, सॉरी, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह के हो गया क्या, कानूनी अधिकार, है ना। तो अब ये संपत्ति का है क्या, कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए इसमें है कि एक संवैधानिक कानूनी अधिकार जो केवल कानून द्वारा वंचन की अनुमति है। हाँ, संपत्ति रखने से आपको सिर्फ कानून वंचित कर सकता है ना, बाकी कोई वंचित नहीं कर सकता है। मतलब ऑप्शन में एक में दिया हुआ है कि मुआवजे की गारंटी देने वाला एक मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो है ही नहीं है, तो काम खत्म है। दूसरा ऑप्शन में है राज्य बिना किसी कानूनी आधार के संपत्ति ले सकता है। नहीं, राज्य नहीं ले सकता है। हाँ, केंद्र चाहे तो अनुसूची 9 में संपत्ति का अधिग्रहण है, संपत्ति का अधिग्रहण के तहत जो है केंद्र सरकार ले सकता है ना ये। और ऑप्शन 4 में है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 द्वारा लागू करने योग्य। नहीं, ये लागू नहीं हो जाएगा क्योंकि संविधान बन चुका है ना। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। 16 में एक दृढ़ पिंड के लिए एक अस्थिर अक्ष के चारों ओर प्रत्येक कण का कोणीय वेग कैसा होता है। दृढ़ पिंड है और उसका कोणीय वेग जिसको आप पढ़ते होंगे ओमेगा, ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या होता है, तो देखिए कहीं भी दृढ़ पिंड रहेगा या कोई भी पिंड रहेगा, उसको अगर एक अक्ष के चारों ओर घुमाएंगे, है ना, तो वो उसका कोणीय वेग सब दिशा में समान रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कणों के लिए क्या हो जाएगा, समान। सभी कणों के लिए हो जाएगा कि इसका आंसर समान, है ना, ये था। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुख्य रूप से किसके लिए तकनीकी आश्वासन पर जोर देता है। हाँ, साक्ष्य अधिनियम किसके लिए, अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन सुनिए किसके लिए दिया है क्या, मुख्य रूप से किसके लिए तकनीकी आश्वासन पर जोर देता है। टेक्नोलॉजिकल जो होता है आश्वासन उस पर जोर देता है। तो तकनीकी का आप ऑप्शन में देखिएगा समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर होगा। देखो ऑप्शन में क्या है, भौतिक मामले के प्रदर्शन। टेक्नोलॉजी में भौतिक मामला कभी नहीं आएगा क्योंकि भौतिक जो होता है, फिजिकल होता है, वो किसी को टच करके छू करके कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी को छू के टच करके नहीं कर सकते हैं। तो ये तो नहीं हो जाएगा। 2 में है हाथ से लिखे हुए व्यक्तिगत नोट्स। जब हाथ से ही लिख दिए तो काहे का टेक्नोलॉजी, उसमें टेक्नोलॉजी लगा नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा में है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री। हाँ, ये हो जाएगा। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री क्या है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और बाकी चौथा में है मौखिक गवाही। तो मौखिक गवाही तो फिजिकल ही हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। अगर क्वेश्चन ये नहीं भी कोई जान रहा है बंदा, तो बिना जानले भी इसको कर सकते हैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा तब। तो ये भी इजी ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित करें। अच्छा, एक दिया हुआ है अभिकथन, एक दिया हुआ है कारण, है ना, स्टेटमेंट एंड रीजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड देश में कहीं भी लोगों को सब्सिडी वाले अनाज तक पहुंचने में मदद करता है। सही बात है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू किया गया था 2019 में, वही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, कॉपी किया गया और कुछ है नहीं।
2019 में एक योजना शुरू किया गया था, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके तहत कहा गया था कि अगर आपके पास राशन कार्ड है ना, तो आप कहीं से भी धान चावल, जो भी चावल गेहूं मिलता है थी में, है ना, वो आप ले सकते हैं, है ना, कहीं भी देश में कहीं भी। तो वही यहाँ पे है। और कार्ड में दिया हुआ है कि यह प्रणाली आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के मामले में के माध्यम से काम करता है। सही बात है, ये आधार बायोमेट्रिक के माध्यम से काम करता है। ओके, सही बात है। मतलब कि कहीं भी जाके आप अंगूठा लगाइए, वहां से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आधार बायोमेट्रिक, वहां से आप अनाज ले सकते हैं। तो दोनों सही है, मतलब कि ए सही है और आर उसका व्याख्या करता है। करेक्ट करेक्ट है। 19 नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन में है चिराग, जो चलती हुई बांस की बल्लियों के बीच नृत्य करने वालों के लिए जाना जाता है, किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हाँ, कभी आप देखिएगा वीडियो ना, तो ऐसे तरह इस तरह से मारेगा, बांस का डंडा रहेगा थोड़ा सा लंबा, इस तरह से मारेगा, मतलब कि लड़का लोग इसको बजाता है, नीचे में जमीन में पटकता है, और उसके बीच में महिलाएं नाचती है। मतलब कि इसे मारेगा तो फिर एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगी लड़की लोग, है ना। तो इसको बोलते हैं चिराग नृत्य, इसको बोलते हैं चिराग नृत्य, है ना। और ये होता है कहाँ पे? ये होता है मिजोरम में, याद रखेंगे। और ध्यान रखेंगे चिराग नृत्य जो है किस महोत्सव में होता है? तो चाप चरकुटेक महोत्सव है, उसी में होता है, ध्यान रखेंगे। तो चिराग नृत्य होता है किसमें, कहाँ पे होता है? मिजोरम में। और किस महोत्सव में होता है? तो चाप चरकुट में, ध्यान रखेंगे। तो चिराग हो गया, चाप चरकुट हो गया, और एक याद रखेंगे चेही अरम भी होता है कहाँ पे? मिजोरम में ही, है ना। तो ये सब नृत्य जो है आप देखेंगे मिजोरम में। मेघालय में एक ट्रिक से याद रखिएगा, मेघालय में जो नृत्य होता है उसका याद रखेंगे एक ट्रिक जिसका नाम है बेनो लासा, है ना। मेघालय की जो नृत्य है ना, 3-4 वो, उसको हम एक बार में इसको अरेंज कर देते हैं। याद रखेंगे आप एक ट्रिक याद रखेंगे, बेनो लासा, है ना। मेघालय के ट्रिक नृत्य का ट्रिक रहेगा क्या? बेनो लासा, बेनो लासा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो बे से होगा बेहदी नखलम, बे से हो जाएगा बेहदी नखलम। बहुत चर्चा में बहुत सारा सवाल पूछता रहता है कि बेहदी नखलम कहाँ का हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कहाँ का? मेघालय का। ये हो जाएगा कहाँ से? मेघालय का नृत्य। नो से जो सबसे फेमस क्वेश्चन है दुनिया का, उसको बोलते हैं नोंग क्रेम। नोंग क्रेम नृत्य भी कहाँ का हो जाएगा? ये भी हो जाएगा कहाँ का? मेघालय का ही। लास्ट से आप याद रखेंगे लाहो, लाहो नृत्य भी होता है कहाँ का? मेघालय का। और सा से याद रखेंगे, सा से होता है साद सुख, साद सुख। तो ये होता है कहाँ का? मेघालय का। मतलब कि ये सब का सब नृत्य होता है कहाँ पे? मेघालय में। याद रखेंगे ट्रिक ऑफ बेनो लासा, बेनो लासा, बे से बेहदी नकलम, नो से नोंग क्रेम, ला से लाहो, और सा से साद सुख। तो ये हो जाएगा किसका? मेघालय का। और अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारा नृत्य होता है। सबसे प्रमुख जो है याद रखेंगे, एक बोलते हैं बुन्या वाचो चलो, किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो नृत्य है उसको याद रखेंगे, एक याद रखेंगे बुन्या, है ना, एक याद रखेंगे वाचो, और याद रखेंगे चलो, चेलो है, चेलो। ये 3 याद रखेंगे, बुनिया वाचो चेलो, है ना। इसके अलावा याद रखेंगे मुखौटा, इसके अलावा याद रखेंगे आप क्या? मुखौटा। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मुखौटा। मुखौटा का एक और नाम है मोर टाइगर, मोर टाइगर, मतलब कि मोर और बाघ का नृत्य है, मोर और बाघ का नृत्य इसको बोला जाता है, किसको? मुखौटा को। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा बहुत फेमस एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, एक है पेपिर, एक है पोनुम। एक है पेपिर, है ना, एक नृत्य है कौन? पेपिर, और एक है पोनुंग, पेपिर और पोनुंग। तो पेपिर और पोनुंग दोनों जगह कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का नाम है। तो कुछ नृत्य जो स्टेट वाइज होता है, जो बहुत फेमस पूछते रहता है। अच्छा, ये सब अगर आएगा तो बहुत परेशान करता है, अगर याद नहीं रहेगा तो गलती ही मराएगा, और याद रह गया तो फिर वाहवाही लुटिएगा, मजा आएगा, फिर लगेगा बहुत ईजी है। तो ये सब सिर्फ माइंड का खेल है, दिमाग का खेल है। याद है तो मजा आएगा, नहीं याद है तो फिर लगेगा बहुत हार्ड हो गया क्वेश्चन। हालांकि अभी तक उतना भी हार्ड नहीं पूछता है, लेकिन जब पढ़ा नहीं रहेगा तो हार्ड लगेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में है
ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 के तहत किस प्रमुख कारक का मूल्यांकन किया जाता है? अच्छा, इसका नाम ही है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या नापेगा? आर्थिक लचीलापन में नापेगा, या तो सांस्कृतिक उपस्थिति में नापेगा, या तो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता में नापेगा। इसको नापना है क्या? रक्षा व्यय। रक्षा पर कोई देश कितना व्यय कर रहा है, कोई इकोनॉमी कितना व्यय कर रहा है, वो नापता है। तो इजी क्वेश्चन है, मतलब कि 20 का आंसर हो जाएगा आपका कौन? रक्षा पर व्यय। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में है कौन सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों को सही ढंग से प्रभावित करता है? अच्छा, क्लास 8 में हम कभी कभी पढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं बच्चों से, तो हम ये बोलते हैं कि सहकारी क्षेत्र के उद्यम क्या होते हैं, मतलब सहकारी उद्यम क्या होता है। तो उसमें पढ़ना होता है एक टॉपिक कि सहकारी उद्यम क्या होता है या सहकारी व्यवस्था क्या होती है। तो उसमें है ना कि गांव के कुछ लोग, कुछ सदस्य मिलके एक संस्था का निर्माण किए, और उसमें से गांव का जो सामान नहीं बिक पा रहा है या कम मूल्य में बिक रहा है, तो उसको सुरक्षित और अच्छा खासा मूल्य दिलवाना उसका पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। और उसी समूह की या उसी संगठन को बोला जाता है सहकारी समूह। या तो सहकारी समूह बोलेंगे, या तो लिखा हुआ इसमें सहकारी क्षेत्र के उद्योग, है ना। तो वही हो जाएगा, वही चीज यहाँ भी है, सहकारी समूह रहे, सहकारी क्षेत्र के उद्योग रहे, वही बात है। और भारत में पहली बार शुरू हुआ था जो डेयरी, जिसमें दूध आता है, हर एक घर से इकट्ठा करता है और फिर बेचता है उचित मूल्य पर मार्केट में, तो वही से शुरू हुआ था सहकारी क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है सदस्यों द्वारा संचालित जो लाभ और हानि को सजा करते हैं। हाँ, उसमें हर सदस्य को पता होता है कितना इनकम हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा कौन? 3, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि छोटा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा तक चल सकता है। सब निपटाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में है कि 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत रखा गया? चलिए क्वेश्चन में आते हैं 22 में। इसमें है कि 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत रखा गया? हाँ, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे बार बार सवाल पूछते रहता है कि 42वें संशोधन। अच्छा, पहले रहेगा कि 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ? तो ये हुआ था इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1976 में हुआ था, ये है ना, ध्यान रखेंगे। और अब बड़ा मजेदार बात इसमें है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद 76 के बाद 1978 में इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था, तब बन गया था मोरारजी का सरकार, आम जनता की सरकार, है ना। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस को जो 42 में परिवर्तन किया गया था संविधान में, उसको पलट दिया गया, है ना, बदल दिया गया। जैसे आप सुनेंगे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 42वें संशोधन में कर दिया गया था। अच्छा, तो इसका आंसर कर लेते हैं। शिक्षा को किया गया था संवर्धित सूची में। देखिए संवर्धित सूची में कुछ कुछ चीजों को लाया गया था 42वें संशोधन में, जैसे एक हो गया शिक्षा, एक हो गया वन, एक हो गया संपदा, एक हो गया खनिज, एक हो गया पर्यावरण से संबंधित चीजें, एक हो गया जनसंख्या, एक हो गया परिवार नियोजन, एक हो गया आपका ये माप तौल जो बाट होता है ना, बाट जिसे नाप तोलते हैं बाट, वो ये सब जितना हम अभी बोले हैं, है ना, ये सब को ला दिया गया था संविधान संवर्धित सूची में 42वें संविधान संशोधन में। इसके अलावा हम बोले तो 42वें संशोधन में 2 को जोड़ा गया अध्याय, एक 4 के का और एक 14 के का, एक 4 के का और एक 14 के का। 14 के का में जोड़ा गया सहकारी संस्था जोड़ा गया, और 4 के का में जोड़ा गया था कौन? मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर, है ना, ध्यान रखेंगे। ऐसा कहा गया कि इसमें मतलब कि 42वें संविधान संशोधन में लगभग 52 आर्टिकल को संशोधित किया गया और 9 आर्टिकल को जोड़ा गया। इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। एक याद रखेंगे, एक याद रखेंगे 31 के ग, 31 का ग मतलब सी नंबर। इसमें कहा गया कि अगर जरूरत पड़ा तो मौलिक अधिकार को कम करके नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। ये कहा गया कहां पे? 31 के ग में। एक जोड़ा गया कहां पे? 39 के का। 39 के का जहां पे आता है कौन? नीति निर्देशक तत्व। इसमें जोड़ा गया 39 के का में, 39 के का 39 का ए या का बोल सकते हैं।
इसमें कहा गया समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक व्यवस्था, समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक व्यवस्था जोड़ा गया कहाँ पे, 39 का काम है, यही 42वां संविधान संशोधन के तहत, है ना। इसका रखेंगे 43 के काम, मतलब 43 के काम, 43 के काम जोड़ा गया कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को जोड़ा गया कहाँ पे, तो यहीं पे 43 के काम में। और एक याद रखेंगे 48 के काम, मतलब कि 48 के काम में जोड़ा गया क्या, तो इसमें जोड़ा गया था वन और वन्यजीव का संरक्षण, सॉरी वन, पर्यावरण और वन्यजीव का संरक्षण जोड़ा गया था 48 के काम है, इसे ध्यान रखेंगे। और यही चर्चा कर रहे थे आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल अभी पढ़ते हैं आप 5 वर्ष, उसको कर दिया गया था उस समय 6 वर्ष, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको पलट दिया गया और फिर से कर दिया गया 5 वर्ष, तो अभी हम लोग 5 वर्ष ही पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारा यहाँ पे किया गया था। और जो सबसे ज्यादा पूछता है इसमें क्वेश्चन संशोधन वाला, ये कि 3 को इसमें जोड़ा गया था बर्ड, है ना, इसमें जोड़ा गया था 3 गो बर्ड, इसमें प्रस्तावना में अब रखेंगे। एक जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, एक जोड़ा गया था समाजवाद और एक अखंडता, है ना। तो ये तीनों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा चेंजेस हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, है ना। चर्चा करते रहेंगे जब इसका आते रहेगा तो, लेकिन जितना बोले उसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो इससे बहुत मतलब हेल्प हो जाएगा, सवाल इससे जल्दी छूटेगा नहीं, सवाल नहीं छूटेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 24 में सॉरी 23 में है, 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। 24 में जो शुरू किया गया था जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, इसका लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य था जलवायु आधारित क्षेत्र विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। जलवायु से आधारित क्या होता है, क्षेत्र विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना, इसका लक्ष्य था। ये करंट अफेयर है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, हो गया 24 में है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में आर्गन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। आर्गन जिसका परमाणु भार होता है 40, है ना, जो भारी आर्गन है ना, उसका होता है कितना 40, और 38 भी होता है, तो दोनों होता है 38 भी और 40 भी। और तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ पोटेशियम 40, तो पोटेशियम 40 का क्षय होगा तो 40 ही बनेगा, जो 40 है कौन, आर्गन। इजी क्वेश्चन है। बाकी ज्वालामुखी, प्रकाश संश्लेषण, ब्रह्मांडीय विकिरण सबसे नहीं होता है, तो इजी क्वेश्चन था 24। अब देखो हो गया 25 में है कि हाँ अभी हम चर्चा इसी का कर रहे थे। क्वेश्चन आर्टिकल 31 मतलब कि 31 के गांव में ही परिवर्तन किया गया था, कहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, है ना, तो यहाँ पे ही किया गया था जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन, अच्छा पहले क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जिसको बोलते हैं डीपीएसपी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो तीसरा यही भी बोल रहे थे। तीसरा ऑप्शन में देखिए, मौलिक अधिकार लागू करने योग्य है, डीपीएसपी नहीं। हाँ सही बात है, मौलिक अधिकार कानून मतलब कि सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकता है, लेकिन डीपीएसपी लागू नहीं कर सकता है ना। डीपीएसपी का मतलब जो बच्चा नहीं समझ में रहा है, जो भाई नहीं समझ रहा है, उसका समझिए। अगर राज्य सरकार कहीं पे अनाज, चावल, गेहूं, दलहन जो भी देती है सरकार, राज्य सरकार, तो वो उसका नीति तत्व है, वो चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे हमारे राज्य के लोग भूखा ना मरे, अच्छा जीवन जिए, तो इसके लिए व्यवस्था करवा रहा है। तो ये आ जाएगा राज्य के डेवलपमेंट के लिए कार्य हो रहा है, ये आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। अगर सरकार चाहेगा कि इसको हम बंद करें तो बंद कर देगा, तो भारत के आम पब्लिक इस पर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि इसके जाकर कोर्ट में केस करेगा कि काहे बंद कर दिया, नहीं, सरकार का मन है, जब चाहे चला सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है। कभी देखते हो पहले मिलता था किरासन तेल, अब नहीं मिल रहा है ना, तो आप इसको कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि नहीं मिला, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार का मन है, जो उसका मन है वो देगा, नहीं मन है तो नहीं देगा। तो डीपीएसपी यही चीज है ना, कि सरकार अपने राज्य में रह रहे लोगों की तरक्की के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए व्यवस्था करवाती है, और उसका मन होगा तो करवाएगा, मन नहीं वो नहीं करवाएगा, है ना। तो यही बताया है, लेकिन मौलिक अधिकार लागू होगा तो होगा, है ना। तो इस तरह से ये था 25 क्वेश्चन का। तो ये 12 सितंबर के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आपको लगता है इसमें और कुछ सुधार करेंगे तो जरूर करेंगे, जरूर बताइएगा। आपको आपका सलाह आंखों पे।